हेलो स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोगों ने यूनिट वेक्टर पढ़ा था और यूनिट वेक्टर के ऊपर हमने सवाल भी बनाए थे। बोलो क्लियर है? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक ऑफ रिजोल्यूशन। क्या है ये बेसिक ऑफ रिजोल्यूशन? इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्या बोलता है, समझना सिर्फ अच्छे से, कि मान लो ये कोई एक्सिस है अपना मस्त वाला वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा, और ये कोई अपना एक्सिस है मस्त वाला एक्स एक्सिस। बोलो क्लियर है? और एक वेक्टर है, एक क्या है? वेक्टर है, ठीक है। वो वेक्टर ऐसे लग रहा है, और ये उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है। ये वेक्टर की डायरेक्शन है और ये वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ये हो सकता है 5 मीटर पर सेकंड से कोई आदमी उधर जा रहा हो, वेक्टर। अच्छा, हो सकता है कि कोई 5 न्यूटन से कोई खींच रहा हो किसी आदमी को, वेक्टर। ये भी हो सकता है क्योंकि सभी तो वेक्टर ही है। तो ये वेक्टर में कुछ भी हो सकता है, फोर्स भी, वेलोसिटी भी, कुछ भी चलेगा। बोले इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बहुत बढ़िया बात, बहुत मजा आया। अच्छा, और ये जो वेक्टर है इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि एंगल मान लेते थीटा बना रहा है। बोलो क्लियर है? तो ये एक बात सोच कि जब कोई आदमी इधर चल रहा है और तुम एक्सिस इसको माने हो एक्स एक्सिस और इसको माने हो वाई एक्सिस, तो क्या ये एक्स में भी चल रहा है और वाई में भी चल रहा है? इसका मतलब अगर वो चल रहा है, तो अगर चलने की बात हो रही है, मतलब मान लो ये वेलोसिटी है, तो इसका मतलब अगर वो ऐसे चल रहा है तो इधर मतलब एक्स की तरफ भी जा रहा है और वाई की तरफ भी जा रहा है। देखो, एक्स कोऑर्डिनेट भी बढ़ रहा है और वाई कोऑर्डिनेट भी बढ़ रहा है। तो क्या होगा? तो हम ये सोचते हैं कि एक्स में कितने की चाल से चल रहा है और वाई में कितने की चाल से चल रहा है। बोलो क्लियर है? तो इसके लिए हमने कंपोनेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? कंपोनेंट, या फिर इस वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं। तो रिजॉल्व करने का क्या तरीका, सो सुने। क्या कर दे कि एरो है, एरो से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दे। बोलो क्लियर है? और नामकरण करने का माने तो कर सकते हैं, ओ ए बी। ये जो है ये वाई की डायरेक्शन वाली हो गई और ये जो हो गई वो एक्स की डायरेक्शन वाली हो गई। तो कितने लोग ये बात मानने को तैयार हो गए कि ये जो है वह होगा ए कॉस थीटा और ये जो होगा वो ए साइन थीटा। नहीं क्लियर हुआ? सोच, एकदम ढंग से सोच कि अगर तुम कॉस थीटा लिखने जाते हो तो कॉस थीटा क्या लिखोगे? बेस बटा हाइपोटेनस। बेस कितना है? ओ बी। ये कितना है? ए। तो कितने लोगों को लगा कि ओ बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा लिखा जाएगा? हमने लिखा भी। कितने लोगों को लग रहा है कि अगर साइन थीटा की बात होगी तो साइन थीटा लिखा जाएगा ये बाई ये, मतलब कि ए बी बाई ओ ए। ओ ए लिखा जाएगा ए, तो ए बी इज इक्वल टू कितना लिखा जाएगा? ए साइन थीटा। बोलो क्लियर है? ये रिजॉल्व हुआ। अब क्या होता है, एक बात एकदम ढंग से याद रख, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई खास बात है ही नहीं। खास बात अब सुन, कोई भी वेक्टर का रिजोल्यूशन हम लोग उसी समय करेंगे जब दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। सबसे पहला चीज मैकेनिक्स की बात। पूरे मैकेनिक्स में हम लोग यही चीज पढ़ने वाले हैं कि किसी भी वेक्टर को अगर रिजॉल्व करना है तो दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। जैसे ये और ये, एक्स और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री। सबसे पहला चीज याद रख कि अगर किसी भी मैकेनिक्स का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो है वेक्टर का रिजोल्यूशन होगा, कोई भी फोर्स के टर्म में हो सकता है, वेलोसिटी के टर्म में हो सकता है, मोमेंटम के टर्म में हो सकता है, टॉर्क के फॉर्म में हो सकता है, किसी के फॉर्म में भी हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी हम लोग ये कंपोनेंट तोड़ने वाले रहेंगे या जब भी हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे तो हमेशा कैसे करेंगे? तो एक्सिस क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तभी हम लोग रिजॉल्व करेंगे, नहीं तो हम लोग रिजॉल्व नहीं करेंगे। बोलो क्लियर है? जैसे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब महत्वपूर्ण बात, क्या एक्स और वाई एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली होना चाहिए? ये कोई जरूरी नहीं है। जैसे कि देखो यहाँ पर एक्सिस ऐसे है 90 डिग्री एक्स और वाई, क्या जरूरी है कि ऐसा होना चाहिए? नहीं, ऐसे भी चलेगा। बस क्या चीज होना चाहिए? परपेंडिकुलर होने चाहिए। वो परपेंडिकुलर ऐसे हो जाए, परपेंडिकुलर ऐसे हो जाए, परपेंडिकुलर ऐसे हो जाए, लेकिन दोनों एक्सिस कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। बोले इसमें कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा भाई, सबसे पहला चीज कि ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर होगा तो बस ठीक, बहुत सुंदर। अच्छा, अब सुनना कहानी। जैसे ही तुमको पता चल गया कि दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो चेक करें कि ये थीटा किसके साथ बना रहा है?
इसके साथ कि इसके साथ, मतलब थीटा किसके साथ बना रहा है, इसके साथ कि इसके साथ, तो एक्स वाले के साथ। तो जिसके साथ थीटा लगा रहा है उसके साथ कंपोनेंट कर दे ए कॉस थीटा, और उसके परपेंडिकुलर वाले के साथ कर दे ए साइन थीटा। बस पहले देखें कि एंगल किसके साथ बना रहे हैं। जिसके साथ तुम एंगल बना रहे हो उसको कर देना कॉस के साथ गुना, और उसके दूसरे वाले के साथ कर देना साइन के साथ गुना। बोले इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए। बोले बात क्लियर है? चलो भाई बहुत सुंदर। तो ऐसे तो टाइम पास में बहुत सारा कराते रहो, ऐसे खूब सवाल कराओ, तुम लोग बनाओ और खुश हो जाओ भाई, बहुत सुंदर। तो चलो खुश कर देते हैं तुम लोगों को, इसमें क्या है, खुश करना तो काम ही है, ठीक है। अच्छा तो क्या हुआ कि पहला तो ना ये सब जो होता है वो डेमो होता है। क्या होता है? डेमो क्लास। तो डेमो में क्या, खूब इजी सवाल कराओ, बच्चा पूरा खुश। लो करो, ये है 15 न्यूटन और ये है 37 डिग्री, एक्स और वाई। तो ये फोर्स है। तो बोलो एक्स की डायरेक्शन में फोर्स कितना लगा, एक्स की डायरेक्शन में फोर्स कितना लगा। तो ये किसके साथ एंगल बना रहा है, एक्स के साथ। तो एक्स के साथ क्या लिखा जाएगा, 15 cos 37, और वाई के साथ क्या लिखा जाएगा, 15 sin 37। अब बोलो cos 37 4/5 मतलब 12, और sin 37 3/5 मतलब कि 9। सवाल खत्म, सिंपल, लॉजिक क्लियर है, कुछ नहीं करा है, टाइम पास करा है, ठीक है। चलो, लेकिन ऐसा सवाल तो आने से रहा है ना, और ऐसा तो नहीं है कि सब सवाल तुम लोग को खुशी के लिए हम कराते जाएं। कुछ सवाल होंगे कष्टदायी और तुमको करने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन कष्टदायी तो आएगा, अभी टाइम है। क्या है, रिजॉल्व करने के लिए क्या दो एक्सिस परपेंडिकुलर होना जरूरी है? हाँ जरूरी है। क्या वो दोनों परपेंडिकुलर एक्सिस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होंगे या तिरछा भी चलेगा? तिरछा भी चलेगा। बोलो क्लियर है? क्यों तिरछा चलेगा? क्या हम लोग ऐसा मैकेनिक्स में पढ़ने वाले हैं? तो मैकेनिक्स में तो बहुत धड़ल्ले से आता है एक सवाल कि मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन है, मान लो एक इंक्लाइंड प्लेन है, और ये प्लेन कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री का, ठीक है। मतलब कि ये समझो कि सीढ़ी है, ये सीढ़ी है ना, और ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का, और बोलते हैं यहाँ पर कोई भैंसा बैठा हुआ है। बोलो क्लियर है? तो क्या वैसे का जो वेट है वो क्या वर्टिकली डाउनवर्ड करेगा काम? बोलो क्लियर है? तो ये डब्ल्यू वेट है उसका, किसका, भैंसे का। तो बोलता है कि बताओ इस प्लेन के पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट बताओ इस फोर्स का। अच्छा, कितने लोग को लगता है कि इस प्लेन के पैरेलल वाला लाइन ये वाला लाइन होगा? अरे यही लाइन तो पैरेलल कहलाएगा, और परपेंडिकुलर लाइन ये वाला होगा। बोलो कोई शक? अच्छा, तो अब मेरे को ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट चाहिए। बोलो क्लियर है? अब अच्छे से बात को समझना। अब मेरे को एंगल की जरूरत पड़ेगी। अरे एंगल ही तो, तभी तो हम लोग cos थीटा लगा पाएंगे। अरे जिसके साथ एंगल बनाते हैं उसके साथ cos थीटा लगता है कि नहीं लगता है? जरूर लगेगा। चलो सुनना, थीटा 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। अब देख तो ये और ये, क्या ये दोनों 90 डिग्री हैं? ऑब्वियस है, परपेंडिकुलर और पैरेलल कंपोनेंट, पैरेलल और परपेंडिकुलर वापस में 90 डिग्री होते हैं। तो ये भी एंगल कितना, थीटा। अरे जब ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा, बस खत्म। देख लें आज से, तो इसके साथ एंगल बना रहा है तो ये वाला हो गया W cos थीटा, ये वाला हो गया W sin थीटा। कोई शक? अच्छा, एक बच्चा रोक दिया, मेरा साला तेज कैसे बन रहा तू? कुछ देर पहले तो यहां बताया 90 माइनस थीटा। तुम बोले हाँ बताए, तुम बोले इसके हिसाब से लिखो। तो अब इसके हिसाब से सुनना, ये अब इसके हिसाब से ये एंगल किसके साथ बना रहा है, 90 माइनस थीटा इसके साथ। तो इसके साथ cos थीटा लगेगा। तो लिखेंगे ना W cos 90 माइनस थीटा। अरे एंगल तो 90 माइनस थीटा ही बता रहा है ना, तो उसके साथ लग जाएगा। और इसके साथ क्या लग जाएगा, W sin 90 माइनस थीटा। तो बात तो बराबर ही है, cos 90 माइनस थीटा W sin थीटा। अरे W cos थीटा। बोलो क्लियर है? कोई शक होना चाहिए इसमें? नहीं, ठीक है। अब लॉजिक क्या है सो सुनना इस सवाल का, है ना। सवाल का लॉजिक कुछ नहीं है, लॉजिक आज से याद रखना,
है ना। ये तुम्हारे कष्टों को दूर करेगा, जितना भी कष्ट होगा सभी कष्टों को ये दूर करता है तुम्हारे। ये थीटा है, ये है डब्ल्यू। तो हमेशा याद रखना है मेरे दोस्त, ये कंपोनेंट कहलाएगा डब्ल्यू कॉस थीटा और ये कहलाएगा डब्ल्यू साइन थीटा। बस तुम्हारा कष्ट दूर। कैसे होगा? ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, सॉरी ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा और ये थीटा। अगर ये थीटा तो ये थीटा, है ना। तो इसके साथ जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, अपोजिट वाले के साथ साइन। बोलो क्लियर है? चलो आगे बढ़ू। चलो अब एक सवाल कर ले इसके ऊपर, ताकि तुम लोग को फील आ जाए कि यहाँ हुआ क्या था। अब अच्छे से समझना, है ना। क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन तो अपन देने से रहे, अपन तो आसान क्वेश्चन देंगे नहीं। चलो सुनना। मान लो ये जमीन है, ये जमीन है पटना का, जो हम लोग नहीं खरीद सकते हैं। ये हम लोग के सबसे ऊपर की बात हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये है सीढ़ी, ये है घर का जमीन, ये है सीढ़ी। बोलो क्लियर है? जमीन जो है वो सीढ़ी के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाया, कोई शक? कोई शक नहीं। अच्छा, अब इस सीढ़ी पर बैठा हुआ था तुम्हारे जैसा बच्चा, जिसको बैठने का मन नहीं था, तो इसने इधर फेंका पत्थर, इधर फेंका पत्थर, ठीक बात। इधर फेंका वो पत्थर, और जो पत्थर फेंका वो मान लो 10 मीटर की रफ्तार से फेंका, है ना। और वो किस तरह एंगल बना रहा था ये? तो ये सीढ़ी के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। बोलो क्लियर है? तो सवाल पूछता है, ये ए है, ये बी है। सवाल पूछता है फाइंड कंपोनेंट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू ए बी के पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट बताओ। ठीक, सिंपल। हम फिर से किए, सॉल्यूशन सुनना। ये है जमीन और ये तुम्हारा अपना सीढ़ी, और इस पे तुम्हारे जैसा एक बालक जो एंगल बनाया 30 डिग्री और यहां से भी 30 डिग्री। अच्छा, है ना। अब सुनना, पैरेलल कंपोनेंट ए बी का पैरेलल कौन वाला लाइन होगा? तो ये वाला लाइन होगा। दूसरा पेन से बनाओ, ये वाला लाइन होगा। होगा कि नहीं होगा? इसका परपेंडिकुलर कौन होगा? तो ये होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब सोचो कि ये एंगल किसके साथ बना रहा है? ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है, ये किसके साथ एंगल बना रहा है? तो एक्स के साथ, मान इसके साथ, पैरेलल के साथ। तो इसके साथ क्या गुना हो जाएगा? तो 10 cos 30। इसके साथ क्या गुना हो जाएगा? 10 sin 30। जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ cos और उसके परपेंडिकुलर वाले के साथ sin। बोलो क्लियर है? यहां तक कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहां से एक बात समझ में आया, यहां से एक मेरे को बात समझ में आया। क्या बात समझ में आया? सो सुनना, है ना। रफ करो, नोट में इसको छाप ले। सवाल समझ में आया जी? बहुत सुंदर। अब हम लोग इसको नोट में छाप लेते हैं, ठीक है। चलो, क्या नोट में छापते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एकदम ढंग से सुनना। अब बहुत ही बेहतरीन चीज़ समझा रहे हैं, ठीक है। बस फील करना थोड़ा सा, तो मज़ा आ जाएगा। मैं चाहूँ तो इसको बहुत आसानी से सिखा सकता हूँ ताकि तुम लोग खुश हो जाओ मेरे ऊपर, ठीक है। लेकिन इसको मैं दूसरे तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि तुम लोग को मज़ा आ जाए, ठीक। अच्छा समझना क्या कहानी है ये, ठीक। मैं चाहूँ तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेके भी सिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को तो आता ही है। तुम लोग को बस सिखाना है और फील कराना है, ठीक है। सुनना एकदम अच्छे से। मान लो कि ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ कि इस डायरेक्शन में
कोई वेक्टर दिया हुआ है x, ठीक, और इस डायरेक्शन में भी कोई वेक्टर दिया हुआ है ay, इन दोनों डायरेक्शन में क्या एक एक वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। तुमसे बोलता है कि इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर बताओ, इन दोनों का क्या बताओ, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक। तो हम सोचे, सुनना, कि इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ये वाला होगा जो कि ऐसे ज्वाइन कर रहा, ठीक है, थोड़ा सा देख लेना, बड़ा होगा, है ना। और ये रिजल्टेंट वेक्टर हम ए मान लिए, और जो कि एंगल कितना बनाया, थीटा। हमको नहीं मालूम है, लेकिन मेरे से पूछा कि ये वेक्टर कितना होगा, है ना। और ये दोनों वेक्टर दे दिया, बोला कौन कौन वेक्टर, कि एक्स और ए वाई दे दिया है, पूछा है कि बताओ इसका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का कितना होगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। हमने मान लिया कि ऐसा होगा, ऐसा लगेगा, हमने माना, पता नहीं कि होगा भी कि नहीं होगा। हमको बाद में एक चीज समझ में आया, जब इसको सॉल्व करने गए तो हमको लगा कि एक्स कहीं ना कहीं ए कॉस थीटा है। बात भी सही है, ए का एक कंपोनेंट ए कॉस थीटा होगा, और ए वाई कहीं ना कहीं ए साइन थीटा है। हम बोले हाँ, ये भी बिल्कुल सही बात। तो ना मेरा मन किया कि एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर करें, सही है। तो जब इसको स्क्वायर किए तो हमको इधर भी स्क्वायर करना पड़ा, तो इसको हमने लिखा एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, तो इसका मामला सिर्फ ए आ गया। बोल कैसे आया, अंदर ही अंदर में मैंने ए कॉमन ले लिया और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखा और 1 हो गया, और रूट हटाया ए के साथ तो सिर्फ ए बच गया। बोलो क्लियर है, तब तो ए हो गया। इसका मतलब ये बात पता चला कि अगर तुमको ए का वैल्यू निकालना है, क्योंकि वेक्टर ये दोनों दिए रहेंगे, अगर तुमको ए का वैल्यू निकालना है तो ये वाला और ये वाला का अंडर रूट कर देगा ना, तो आ जाएगा कौन वेक्टर, ए वेक्टर। और ए वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा, तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना डिग्री पर लगेगा, तो कितना डिग्री पर लगेगा उसके लिए हमने क्या किया कि tan थीटा लिखा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। अगर ए वाई है तो ये भी कितना होगा, ए वाई होगा, तो ए वाई इंटू एक्स, ठीक है। अगर ए वाई इंटू एक्स करते हैं तो क्या हम लोग लिख सकते हैं यहां से, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई बाई एक्स। तो यहां से हम लोग थीटा निकाल दिए। ये क्या चीज दिया हुआ है, ये चीज दिया हुआ है कि तुमको अगर x और y में अगर वेक्टर तुमको पता चल गया, x में वेक्टर और y में वेक्टर, तो तुम ऐसा करके तुम रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हो। बोलो क्लियर है ना। अब ये काम कहां से आया और कहां से नहीं आया, और ये कॉन्सेप्ट कैसे हम लोगों ने जनरेट करा है, अब इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। और पहले जो चर्चा होगा ना, रफ्तार वाला चर्चा होगा, सही है। तो अब हम लोग एक सवाल लिखते हैं। लॉजिक समझ में आया कि कैसे हम लोग रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। चलो अब आते हैं हम लोग, है ना। इसका हेडिंग अगर डालने का मन होगा तो डाल दीजिएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, है ना। चलो अब सुनना, मेरे पास क्या हुआ, सुनना क्या बोला, कि बोला मेरे पास कि एक बॉडी है और इधर 2 न्यूटन का फोर्स लगता है और इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगता है, और एंगल है 53 डिग्री। एंगल क्या है, 53 डिग्री, ठीक। अब तुमसे ये पूछता है कि बताओ मैग्नीट्यूड क्या होगा रिजल्टेंट का, है ना। क्या चीज पूछा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, है ना। तो हमने क्या किया कि हमको याद आया कि वहां पे हमको जो चीज सिखाया गया था, तो सभी वेक्टर x और y में होने चाहिए। तो ये वेक्टर तो x में है, क्या ये वेक्टर x y में है, नहीं है। तो सुनना क्या सॉल्यूशन करना। एक बात सोच कि अगर मैं इस ब्लॉक को ऐसे बनाऊं और लिखूं कि ये 2 न्यूटन है, ठीक है ना। अच्छा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं ऊपर की तरफ 10 sin 53 और इधर की तरफ 10 cos 53,
सोच कि क्या इसका अगर ये चीज नहीं होता तो इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट उधर होता। क्या इधर वाला कंपोनेंट cos 53 कहलाता और ऊपर वाला कंपोनेंट sin 53 कहलाता? पिछले बार अभी कुछ देर पहले सीखा है कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व करते हैं, है ना। तो चलो वही चीज तो कर दिया है। अब देख तो तुम ऊपर से देख एक चीज पता चलेगा कि इधर लगने वाला वेक्टर, दो वेक्टर है, कौन कौन, एक 2 न्यूटन और एक 10 cos 35, सॉरी 10 cos 53, और एक ऊपर में वेक्टर 10 sin 53। अच्छा अब सोच, क्या 10 cos 53 का मतलब कितना हो गया? cos 53 होता है 3/5, तो 3/5 कहने का मतलब कि ये 6 हो गया, हो जाएगा 3/5 cos 53, हाँ, और ये हो जाएगा sin 53 4/5, तो ये हो जाएगा 8। बोलो क्लियर है? अब सोच एक बात, यहां तक एकदम कोई कष्ट है नहीं है। अब लॉजिकली सोचना, क्या हमको याद है कि तुमको अगर रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो सारा वेक्टर एक्स और वाई में होना चाहिए? तो देख अब आगे पढ़ते हैं। एक्स में लगने वाला टोटल वेक्टर कितना हो गया? 8, 6 और 2 8। वाई में लगने वाला टोटल वेक्टर कितना हो गया? सिर्फ 8। अब कितने लोगों को याद है कि ये कहानी पिछले बार वाला जैसे हो गया? अरे यही ना उसका रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर याद है क्या बना? ये देखना, ये बना एक्स वाला ax और ये बना ay। अगर हम लोग देखें तो अगर a निकालना है मतलब कि ये रिजल्टेंट निकालना है ना, जिसको हम लोग fx लिख दें और इसको हम लोग fy लिख दें। तो अगर तुमको रिजल्टेंट f निकालना है तो तुम लिख पाओगे ना जी fx का स्क्वायर और fy का स्क्वायर। अरे लॉजिक तो वही है। अरे पहले बार डिग्री कैसे ऐसे था, पहले बार एक्सिस ऐसे था, अब वही एक्सिस को मैंने ऐसे कर दिया, मतलब 13 नहीं बनाया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बना दिया। बात तो वही काम कर रहे हैं हम लोग। तो ये देख √8 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर मतलब √ 64 64 128। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड किसका? रिजल्टेंट का। अब डायरेक्शन बोल, तो डायरेक्शन के लिए थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, याद है fy/fx, और fy/fx मतलब tan इनवर्स 8/8 मतलब कि π/4, मतलब थीटा हो गया π/4 और ये हो गया √124, सॉरी 128 है ना, 128। लॉजिक क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? एक बार अच्छे से और देख तो मजा आएगा, है ना। एक बार और अच्छे से देखो सवाल को। सेम सवाल कराएं या अलग सवाल कराएं? है ना सर, सेम सवाल करा दीजिए। ठीक, सेम सवाल करा देते हैं ना, कोई कष्ट नहीं है। मेरे को क्या है, मेरे को तो सब आता है, सीखना तुम लोग को है। कहाँ सीख रहे हैं सर, सिर्फ आप ही तो सीखे जा रहे हैं। तुम लोग खुद से सोचो, थोड़ा सा रफ्तार बढ़ाओ। कॉम्पिटिटिव बैच है, सवाल वही है। कॉम्पिटिटिव बैच है, सवाल वही है। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। चलो ठीक है, ये मान लेते हैं 10 है। रफ्तार बढ़ाएं। पहले एक बात सोच कि ना जो डिब्बा उब्बा दिया, डिब्बा उब्बा को भूल जाओ, डिब्बा उब्बा तो कंफ्यूज करता है। बस यहाँ आओ, देखो ढंग से। क्या इधर एक लग रहा है जो कि इसके साथ कितना डिग्री बना रहा है? 37 डिग्री। ठीक, ये कितना बना रहा है? ये कितना है? 4 न्यूटन। याद है अगर रिजल्टेंट निकालना है तो सारा का सारा वेक्टर एक्स और वाई में होना चाहिए। तो ये तो वाई में है लेकिन यही तिरछा पड़ा हुआ है, तो इसका कंपोनेंट निकाल के हम लोग इसको एक्स और वाई में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमको बताया गया था कि कंपोनेंट इसी को निकालना है जो परपेंडिकुलर एक्सिस होगा। देखो परपेंडिकुलर एक्सिस है तो निकाल दो। चलो सुनना, क्या ये कंपोनेंट जो है वह कहलाएगा tan cos 37 क्योंकि एंगल इसी के साथ बना रहा है, और ये वाला कंपोनेंट कहलाएगा tan sin 37।
अब फिर से देखो, क्या ये वाला कंपोनेंट है 10 cos 37, cos 37 मतलब कि 4/5, 4/5 कहने का मतलब कि ये 8, और ऊपर में कहलाएगा सुनना ये 4 और साइन 37 3/5 मतलब कि 6, 3/5 मतलब कि 6 होगा कि नहीं होगा। अच्छा अब सोचो कि अगर तुम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, लिखोगे 8i + 10j, क्योंकि अगर मैं इसको एक बार और अच्छे से तोड़ूं, एक बार और अच्छे से, तो इसको मैं यही चीज लिखने वाला हूं 8 और उधर में y में लगने वाला 10। बोलो तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं x में 8 और y में 10 वेक्टर के फॉर्म में। अब सोचो कि इसका रिजल्टेंट किधर होगा, तो रिजल्टेंट के लिए ये बना fx और ये बना fy, तो f = √fx का स्क्वायर और fy का स्क्वायर। याद है तुमने क्या पढ़ा था, रिजल्टेंट फोर्स f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा, वही है तो है बे। इसको मैंने लेकिन रफ्तार में बनाया, कंपोनेंट में तोड़ दे रहे, तुम सवाल तो हम तुरंत बना देंगे। चलो इधर आओ, अब fx कितना, fx कितना है, तो fx है 8 का स्क्वायर और fy है 10 का स्क्वायर, तो टोटल 64 और 100 164, √164, ये किसका है, ये फोर्स का रिजल्टेंट आ गया। अच्छा और थीटा = 10 इनवर्स y/x मतलब 10/8, सवाल खत्म। बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये मैंने सिखाया सेमेस्टर टाइप से। अगला सवाल अगर समझ में आ गया तो फुल जेई टाइप से, एकदम जेई नहीं एली टाइप से, है ना, ताकि रफ्तार बन जाए, है ना। चलो रफ कर दिया, है ना, जेई टाइप से अगला सवाल। ठीक है, सुनना चलो सुनना, कॉम्पिटेटिव टाइप से हो जाए इसको, कंपटीशन टाइप का। चलो सुनना, ये 35, ये 37, ये 10, ये 53, ये 5, बोलो क्लियर है। वेक्टर बनाओ, पॉइंट बोल, सारा वेक्टर x और y में होना चाहिए, ये x और y में नहीं है, इसके दो कंपोनेंट, एक इधर एक ऊपर। चलो इधर वाला कंपोनेंट सुनना 10 cos 37 और ऊपर वाला कंपोनेंट सुनना 10 sin 37 होगा। इसका कंपोनेंट सुनना, इसका एक कंपोनेंट नीचे, बोलो 5 sin 53 और एक कंपोनेंट इधर देख लो 5 cos 53, क्योंकि एंगल उसी के साथ बना रहा है। बोलो क्लियर है, यही तो होगा ना, इसका एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर, सवाल तो लिख लिया था ना, होगा। चलो सॉल्व कर देते हैं। बोलो इसका मतलब कितना 8, cos 37 4/5, sin 37 6, 3/5, 53 4, ये 3, है ना, cos 53 3/5, हाँ ठीक है। चलो चलो अब सोचना, पूरा वेक्टर को लिख रहे हैं, पूरा वेक्टर को एक साथ, x में लगने वाला किधर, इधर 8 और इधर 3 मतलब 5, इधर 8 और इधर 3 तो 5, अगर इधर 8 होता और उधर 3 होता तो 5 इधर लगा देते। चलो y में सुनना 6 4 मतलब 2 ऊपर, 2 ऊपर, कहानी खत्म, आगे सवाल, आंसर सुनना, ये अंडर रूट बना, इसी को तो लिख सकते हैं, यही ना वेक्टर है तुम्हारा, और इस वेक्टर को लिख सकते हो ना 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 25 4 29, खत्म। अच्छा ये बना थीटा, और इस थीटा को लिख सकते हो 10 इनवर्स 2/5, सिंपल। बोलो क्लियर है। चलो इसको भी जीरोस कर लो।
चलो अब आगे बढ़ते हैं और एक सवाल तुम लोग के लिए दे देते हैं, तुम लोग करके आना, ठीक है? चलो ठीक है, आप लोग करके लाइएगा ये सवाल। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? थैंक यू।